माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो करते हैं, जैसे मेरे माता पिता ने मेरे को प्रोड्यूस किया, तो उसमें हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और जब हम लोग मशीन का प्रयोग करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं दोस्त, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। और सर्विसेज भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे डॉक्टर का सर्विस, लॉयर का सर्विस, टीचर का सर्विस, उसमें हालांकि मशीन का प्रयोग नहीं होता है, बट दोस्त ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। ये टेक्निकल बातें हैं, तो ये अपने पढ़ लेंगे थोड़ी देर बाद में। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है दोस्त। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर प्यार का इन्वॉल्वमेंट हो, प्यार मोहब्बत। माँ जब घर पे खाना बनाती है आपके लिए, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं जी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो प्यार से किया हुआ कोई काम, तो उसे हम प्रोडक्शन भी नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि आज का चर्चा है प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी बिजनेस, व्यापारी गुड्स बनाएगा या सर्विसेज बनाएगा, और भैया देखो, प्रॉफिट करने के लिए हम होते हैं, बट प्रॉफिट तो तब आता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस निकले, खर्चा निकले। खर्चा ही नहीं निकलेगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा, और खर्चा नहीं निकलेगा तो लॉस हो जाएगा। और कितना दिन हम लॉस में काम करेंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो दुकान बंद कर देंगे, शटर डाउन कर देंगे और मुंह लटका के बैठ जाएंगे, आई एम नॉट अ गुड बिजनेसमैन। मैंने चेष्टा की बट नहीं, मैं फेल हो गया। तो भैया सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब फेल नहीं होना है, पास होना है। पास कैसे होगे? बिजनेस में पास होते हो भैया प्रॉफिट करने से। तो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे तो शटर डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन हो जाएगा? क्योंकि बिजनेस में भैया बहुत सारा कंपटीशन है। ये चाकू है, खत्म, खल्लास। तो कंपटीशन ऐसा हो गया है कि किसी ना किसी का गर्दन में तलवार छुरी चलाओ, सामने वाला मर जाए। कॉम्पिटिटर भैया इनविजिबल चाकू लेके घूम रहा है। और सिर्फ प्रोडक्ट बना लेने से हम सरवाइव कर जाएंगे क्या, बताओ? नहीं भाई, प्रोडक्ट को बेचना भी पड़ेगा। मेरा प्रोडक्ट का प्राइस मैंने किया 6,000 रुपया, सामने वाले ने उससे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा फीचर, अच्छा क्वालिटी 5,000 में वो बेच रहा है। आई एम फिनिश्ड। हमारा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 5,100। व्हाट टू डू? कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने को चाहिए होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का स्किल्स। तो भाई कहीं ना कहीं उसका जो खर्चा है कम है तुमसे। कोई भी व्यक्ति बाजार में उसको सरवाइव करना है तो उसको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा, वो है एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी पता क्या करता है? एफिशिएंसी हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस को गिराता है। और बाजार में दोस्त हमेशा ये टकराव होना वाला है। आपका प्रोडक्ट आप 6,000 में बेचना चाहते हो, आपका कॉस्ट प्राइस 5,100 है, और कोई और व्यक्ति आपके प्रोडक्ट से बेहतर प्रोडक्ट 4,800 में बेच के निकल जा रहा है। और जब आप उससे पूछोगे भाई तेरा कॉस्टिंग क्या है, तो उसका कॉस्टिंग था 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपया उसका कॉस्टिंग, 4,800 में वो बेच लिया माल, आपका कॉस्टिंग 5,100 रुपया, और आपका फीचर भी उतना अच्छा नहीं। आपने 1,00,000 मोबाइल फोन बना रखा है, 1,00,000 मोबाइल फोन, और 1,00,000 मोबाइल फोन आप नहीं बेच पाओगे 5,100 रुपए में। और आप चाहोगे कि भाई अब मेरे को माल बेचना है, नहीं बेच पाओगे क्योंकि सामने वाला 4,800 में माल बेच रहा है आपसे बेहतर। तो आपको अपना प्राइस 4,500 रुपया करना होगा। यस, आपने लॉस में बेचा है, और लॉस में बेच लो भाई, कम से कम ये 4,500 रुपया तो मिल रहा है। जितना वेट करोगे टेक्नोलॉजी बदलेगा, और ये फोन आप कल को 2,000 में भी नहीं बेच पाओगे। तो ये रिस्क जो है, ये रिस्क किसने उठाया? ये रिस्क जिसने उठाया उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो
मोबाइल फ़ोन बनाने का आइडिया उसके दिमाग में आया, उसने सारे टेक्नोलॉजी रिसर्च किए, लोगों को अपॉइंट किया, टेक्नीशियन को अपॉइंट किया, टेक्नोलॉजी वाले को अपॉइंट किया, पैसे लगाए, बहुत कुछ करके मोबाइल फ़ोन खड़ा किया, एडवर्टीजमेंट किया, सब कुछ किया, बट लास्ट में नहीं बेच पाया। उसे नहीं पता था, उसे नहीं पता था। क्या नहीं पता था उसे? उसे ये नहीं पता था दोस्त कि जो काम मैं 5,100 रुपया कॉस्टिंग में कर रहा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे से अच्छा काम 4,000 में कर लेगा। अनसर्टेनिटी, मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टेन। मैं सर्टेन मतलब जो यकीन से मेरे को पता है, ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो गया, और ऐसा हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नुकसान ही नुकसान सहना पड़ेगा। तो दोस्त इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। और एक और शब्द आप देखोगे, रिस्क। दोस्त आग लग जाए फैक्ट्री में, चोरी हो जाए फैक्ट्री में, ये भी हो सकता है। तो दोस्त रिस्क को तो हम इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं, तो रिस्क को तो हम इंश्योरेंस कवरेज लेकर मिनिमाइज कर लेंगे। बट मेरे दोस्त अनसर्टेनिटी, जो पता ही नहीं है, जो मेरे कल्पना के बाहर है, उसको मैं कैसे मैनेज करूंगा? जब भी एंटरप्रेन्योर कुछ काम करने का कोशिश करता है, तो अगर वो अनसर्टेनिटी का दीवार लांग लेता है, तब तो उसे बहुत पैसे का मुनाफा होता है, और वही उसे ही हम कहते हैं प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट के लिए ही तो एंटरप्रेन्योर इतना बड़ा काम करता है। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट ही नसीब होगा, लॉस भी हो सकता है। इसे ही तो कहते हैं दोस्त बिजनेस। बिजनेस बोल लो भैया, बिजनेस का तो मतलब यही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ मुनाफा होगा, नुकसान भी हो सकता है। और ये बिजनेस जो करता है उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। यस, ये लाइन मैंने समझाया कि मेरा कॉस्ट था 5,100 और दूसरे भाई साहब ने बना लिया 4,000 रुपये में, तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा दोस्त। तो ये दूसरा लाइन था, एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। वन ऑफ द प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ द बिजनेस मैनेजर्स इज द अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। मैं अपना बेस्ट किया, बेस्ट, तो मेरा बेस्ट करने के बावजूद भी 5,100 रुपया, और यार पता नहीं इसने अपना बेस्ट किया है या नहीं किया है। हो सकता है ये बोलेगा ओ माय गॉड 4,000 तो बस ऐसे ही आ गया, अभी तो मेरे पास और नए नए आइडियाज है, टेक्नोलॉजी है, मैं तो ये 4,000 को भी 3,000 में लेकर आने वाला हूँ। माय गॉड, इसका मतलब ये, एक बात बताओ, एफिशिएंट कौन, जो 5,100 वाला बंदा है, या जो 4,000 से 3,000 में लाने वाला है? कौन ज्यादा एफिशिएंट, और कौन सरवाइव करेगा बिजनेस में? तो हर मैनेजर को, हर एंटरप्रेन्योर को, हर बिजनेसमैन को हमेशा हमेशा क्या सोच रहता है, क्या चीज सताता है उसको? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। क्योंकि दोस्त मैं 5,100 में हूं, मेरे को पता चला कि ये 4,000 तक आना चाहिए, मैं बहुत बुद्धि लगा के 4,000 तक आया। अब मैं बोला आहा, अब मजा आ गया यार, अब मैं भी बेचूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं 4,000 आया हूं, अब मैं बोलूंगा कि भैया कम मार्जिन में बेच लो, कम मार्जिन में। तो मैं बोलूंगा भैया 4,200 में बेच लो, प्रॉफिट एकदम कम, 4,000 मेरा कॉस्टिंग 200 रुपया। क्योंकि मेरे को पता था कि सामने वाले का भी 4,000 रुपया था और वो 4,800 में बेच रहा था। अब मैं खुश हो गया, हा हा हा, बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। बट भैया बल्ले बल्ले करने से होगा नहीं कुछ। तेरे को लग रहा है कि भाई तू 4,000 पहुंच गया है और अब तू 4,200 में बेचेगा, और उसका प्रोडक्ट है 4,800 में। जैसे ही तूने 4,200 रुपया में बेचने का अनाउंसमेंट किया बाजार में, भाई साहब ने, आपके कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट का प्राइस कर दिया 3,600 रुपया। अब आप अपने माथे पे हाथ डाल के बैठ जाओ,
How can he do it at 3,600 rupees? How the hell can he sell? अब आप अपने सारे टीम मेंबर्स पर ऐसे चिल्लाओगे। अब आपको इंटरनल खबर पता चला कि उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज कर दिया है, अब उनका कॉस्टिंग आ रहा है 3,000 रुपया। लो भैया, तो 3,000 कॉस्टिंग आ रहा है, आप मार्केट में 4,200 में बेच रहे हो, तो भाई साहब ने 3,600 रुपया प्राइस कर दिया। फिर आप हार गए, फिर आप हार गए मेरे दोस्त, फिर आप हार गए। इसका मतलब यह है अल्टीमेटली जो ज्यादा एफिशिएंट है वही सरवाइव करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, इसके आगे हो ही नहीं सकता। यहां 5,100 से 4,000, 4,000 से 3,000, 3,000 से 2,500, यहां तक हम ले आए, मतलब और इसके नीचे नहीं जा पा रहे हैं सर। मतलब ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गए। इससे ज्यादा एफिशिएंसी तो सर आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स को, प्रेजेंट सिनेरियो में आज तो सर मुमकिन नहीं है। कल के दिन अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जहां हमारा लेबर का कॉस्ट कम हो जाए और हम मशीन से काम करवा लें, तो भाई पता नहीं सर, ये हो सकता है 2,200 तक पहुंच जाए कल के दिन। आज के दिन तो सर हम बेस्ट में पहुंचे हैं। आज के दिन, आज का बाजार में वी हैव रीच्ड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी। बट फिर भी बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो हम हमेशा खोज में रहेंगे, दूरबीन लगा के बैठेंगे, टक टक टक, ए कोई नया टेक्नोलॉजी आया, ए देख तो पता कर, ए पता कर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं दोस्त, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, समझ में आया? आज आपको समझ में आएगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या वैल्यू है। जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करती है उसको कहां फायदा मिलता है। तो एप्पल जैसा कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट देखोगे दोस्त, तो R&D में जबरदस्त पैसा खर्चा होता है, R&D में। क्योंकि एप्पल को एक तो नए नए टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करना है, लाना है, और कुछ तो कॉस्ट को भी गिराना है। तो नया चीज भी बाजार को देना है, कॉम्पिटिटिव एज, और अगर हम कॉस्ट गिरा पाए, कम कॉस्ट पे हम ऐसा क्वालिटी दे दे, दिस इज कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि कस्टमर को तो वैल्यू फॉर मनी भी देना है और एप्पल कंपनी को, कॉम्पिटिटर को भी गिराना है। तो क्या बिजनेस समझ में आ रहा दोस्त? अब ये मैक्सिमम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे भैया यही तो हम समझा रहे थे। कॉस्ट को देखो कहां 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 कैसे नीचे लेकर गए। ये 4 लाइन आपको समझाया मैंने, और अगर ये शुरू का 4 लाइन अगर आपने सही तरीके से समझ लिया है दोस्त, तो ये पूरा चैप्टर आपको लगेगा यस आई नो इट ऑल। अब ये इकोनॉमी का बात कर रहा है, बात को समझिएगा। तो मेरे कुल मिला के 8 बच्चे, और ये सब के सब अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग व्यापार कर रहे हैं, और ज़बरदस्त कमा रहे हैं। कोई 50 करोड़ कमा रहा है, कोई 55 करोड़ कमा रहा है, कोई 150 करोड़ कमा रहा है, कोई 200 करोड़ कमा रहा है, कोई 100, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मैं हूँ पापा। तो इसी प्रकार से देश है इंडिया। इंडिया के सारे बच्चे जब ज़बरदस्त कमाई करते हैं तो उसे कहते हैं इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कहते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में कौन आ गए? देश के सारे बच्चे। ठीक है, ये सारे बच्चे देश के। द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, तो हम कौन सा देश के वासी है? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ठीक है, सो द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमी का बात कर रहे हैं हम अभी फिलहाल। तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये इंडिया का इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है? कैसे पता चलेगा सर? जब सारे बच्चे, आपके इतने सारे जो बच्चे हैं बेटा बेटी, जब सर सारे बच्चे आलसी होंगे सर, कुछ नहीं करेंगे सर, तो पता चलेगा सर देश तरक्की कर रहा है। अरे सर ऐसा नहीं ना, गलत बोल दिया ना मैंने? तो ठीक है भाई, सही कर देते हैं। जब सर आपके सारे बच्चे जबरदस्त तरीके से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे, कुछ ना कुछ नया आविष्कार करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, कुछ सर्विस देंगे, तो देश तरक्की करेगा, देश का इकोनॉमी तरक्की करेगा। ये बात मंजूर? ठीक है जी, मंजूर। तो यही बात बोल रहे हैं भाई, द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी इज जज्ड बाय द लेवल ऑफ इट्स प्रोडक्शन। ओ यार, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री मैन। और आपको लगता रहे यार मैं फ्यूचर ऑफ द कंट्री, मैं
यार अपना फ्यूचर तो वो है पता नहीं यार, अपने को फ्यूचर ऑफ द कंट्री बोल रहे हैं अंकल जी, ऐसे ही झूठ बोलते हैं यार। अभी बोलता हूँ अंकल जी 200 रुपया दो यार, मुझे कुछ खरीदनी है, ठेंगा पक पैसे मांगता है। 200 रुपया तो कोई मम्मी पापा देते नहीं हम लोगों को, और हमें बोलता है भाई देश का भार तेरे मजबूत कंधों पे है। और मम्मी पापा आप लोग 200 रुपया का तो भरोसा करते नहीं अपने बच्चों पे, और देश का भार डाल देते हो, ये भाई गलत बात है जी। तो ठीक है भाई मम्मी पापा आप लोग प्लीज यार बच्चों पे भरोसा करना स्टार्ट करो, देश के भविष्य है ये कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा सर्विस देंगे, बोलो बच्चे हो दोगे क्या? नहीं, हाँ जी सर देंगे। तो ठीक है भाई, देश का भविष्य आपके हाथ में है। तो हर बच्चा आज वादा करेगा मेरे को कि सर हम कुछ ना कुछ काम करेंगे सर, हम इधर सर्विस प्रोड्यूस करेंगे सर, या हम कुछ ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, बट करेंगे सर। हम आलसी बच्चे नहीं बनेंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे जिंदगी में। तो भैया कुछ ना कुछ करना है आप सबको। In fact, the standard of living of people depends on the volume and variety of goods and services produced in a country. भाई हमारा देश क्या कर रहा है? हमारा देश तो एक अच्छा फोन भी नहीं बना रहा है, बाहर से खरीद रहे हैं सारे फोन। पैसा तो भैया हमारा कमाया हुआ पैसा तो भैया फॉरेनर ले जा रहे हैं, समझो बात को। हर चीज एडिडास पहनना है, नाइकी पहनना है, ब्रांडेड क्लोथ्स ऑफ फॉरेन कंपनी। वाई? क्योंकि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो भाई। Thus, the USA is a rich country just because its level of production is high. तो इंसान जो है सबसे पहले जो प्रोड्यूस करने का कोशिश किया वो है कि भैया महाप्रसाद कैसे खाएं, हम सरवाइव कैसे करें। तो इसीलिए ये एग्जांपल पहले वीट राइस ये सब का दिया जाता, ठीक है, समझ में आया कि कॉमन पार्लेंस में कुछ मटेरियल होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में बोला जा रहा है द वर्ड प्रोडक्शन इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस टू डिनोट द प्रोसेस। भैया कुछ ना कुछ तो होगा इनपुट, स्टेप बाय स्टेप कुछ एक्टिविटी होती है जिसको हम प्रोसेस कहते हैं, और यहां निकलेगा आउटपुट। इस पूरा सिचुएशन को कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस वर्ड मतलब ही समझ लेना दोस्त कि कुछ इनपुट होगा, और जो इनपुट होगा वो सेम टू सेम आउटपुट नहीं होगा। कुछ बनाएंगे हम, तो कुछ बनाएंगे तो भैया कुछ प्रोसेस से बनाएंगे बाय विच man utilizes resources such as men, material, capital, time, etc. working upon them to transform। ये इनपुट का जो फॉर्म था, इनपुट जिस फॉर्म में था, आउटपुट उस फॉर्म में नहीं है, चेंज हो गया। ट्रांसफॉर्म them into commodities and services so as to make them satisfy ह्यूमन वांट्स। व्यापारी का सबसे बड़ा धर्म है इंसान के वांट्स को सेटिस्फाई करना। कॉमन पार्लेंस में दोस्त हमने जब प्रोडक्शन का बात किया तो समथिंग मटेरियल, बट जब हमने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखा तो वहां पर बोला जा रहा है इनपुट से आउटपुट होगा, और गुड्स प्रोड्यूस होगा, और सर्विसेज का भी बात किया है। डॉक्टर का सर्विस क्या मटेरियल है? दिखता है? नहीं दिखता है, बट सर्विसेज को भी हम प्रोडक्शन मानते हैं। आया बात समझ में? तो सर्विसेज को भी हम प्रोडक्शन मानते हैं। कॉमन पार्लेंस में जो शब्द था प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स, बट इकोनॉमिक्स में हमने ऐड कर दिया मटेरियल गुड्स। एक नया शब्द आया मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या ये घर के वाइफ का, मम्मी का सर्विस को भी हम प्रोडक्शन मानेंगे? तो कुक जब हमारे लिए खाना बनाता है तो क्या हम उसको प्रोडक्शन मानेंगे? तो वाइफ जो खाना बनाती है वो पैसे के लिए नहीं करती है, तो उसका काम प्रोडक्शन में कैलकुलेट नहीं होता। ये बात कुछ और है कि हस्बैंड भैया बहुत महंगा महंगा गिफ्ट देना पड़ता है एनिवर्सरी में, ठीक है, वो खर्चा तो होता ही है हस्बैंड का, बट दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ, दैट इज लव, दैट इज नॉट मनी। कोई भी समझ लो नमक वाला हलवा खाने के लिए रेडी ही नहीं है, नो बडी। तो किसी का भी वांट को सेटिस्फाई नहीं करेगा ये प्रोडक्शन, तो इसे हम प्रोडक्शन में जोड़ेंगे ही नहीं। जब हमने शुरू किया इनपुट से, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करके हमने इसको, अब ये प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट क्यों कहते हैं कि अब इस प्रोडक्ट पे और कुछ काम करना बाकी नहीं है, फिनिश हो गया जी सारा काम। इसके ऊपर जितना काम हमें करना था हमने सारा काम कर लिया है,
अब हमें और कोई काम बाकी नहीं है, फिनिश्ड। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई वी कॉल इट फिनिश्ड प्रोडक्ट? रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट in the form of goods and services to satisfy the demand of such transformed resources. प्रोडक्शन क्यों करेंगे? किसी ना किसी को दरकार है of such transformed resources. बुलक कार्ट का नाम सुना है? आज के दिन में बुलक कार्ट का कोई डिमांड नहीं है, और मैं बोलूंगा मैं बुलक कार्ट का फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो कोई फायदा होगा प्रोडक्शन करने का? नहीं होगा। प्रोडक्शन में हम मैटर को यूज करते हैं, मैटर का फॉर्म को चेंज करते हैं, मैटर का फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बट हम मैटर क्रिएट नहीं करते हैं। मैटर क्रिएट करने का क्षमता तो भाई किसी इंसान के बच्चे में है ही नहीं। तो ये बात ये क्या है, यहीं पर बोल दे रहे हैं, ये अपना लिमिटेशन मान ले रहे हैं, मैटर को नमस्कार कर रहे हैं। समझो बात को, आगे हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल, तो लैंड जो है इसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पहले से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के ये बोल दे रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी औकात नहीं है। सृष्टि के रचयिता जो प्रभु है, भगवान है, अगर आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है, बट ये सृष्टि जो है, जो ब्रह्मांड है, इसमें जो सॉइल है, इंसान की औकात नहीं है सॉइल को बना देना। जो मिनरल्स इस सॉइल में एग्जिस्ट करता है, इंसान की औकात नहीं है मेरे दोस्त। इंसान घमंड में चूर है, ठीक है। इस आयरन जो है ना, आयरन, इंसान ने आयरन को यूज किया है, इंसान ने मैग्नीशियम को यूज किया है, इंसान ने एल्यूमिनियम को यूज किया, एल्यूमिनियम के साथ मिला के बॉक्साइट बना के एरोप्लेन बना दिया। इंसान ने बहुत कुछ किया है, पर है इंसान का हिम्मत कि एल्यूमिनियम बना दे? बोलो, है इंसान में हिम्मत? इंसान में हिम्मत नहीं है। फिर भी इंसान अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता है। भाई साहब, आपने जो भी काम किया है, भगवान के बनाए हुए रचना को यूज करके आपने सिर्फ कन्वर्जन किया है। हिम्मत है तो कुछ भी, एक भी एलिमेंट बना दे भाई, नहीं बना पाएगा। मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, इंसान की औकात नहीं है। वॉट अ मैन कैन डू इज ओनली टू क्रिएट और एड यूटिलिटी। तो ये पेड़ है और ये वुड है। इस वुड को अभी मेरे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, बट इस वुड से लेकर जब मैं एक अच्छा टेबल बना दूं, तो मेरे लिए ये टेबल काम का है। ये वुड अगर कोई मेरे को बेचे तो वुड नहीं चाहिए, बट इस वुड को कन्वर्ट करके टेबल बना के कोई बेचे तो टेबल चाहिए। मतलब टेबल चाहिए, मतलब टेबल का वांट है, इस वुड का वांट नहीं है। तो टेबल का वांट है तो भैया वही तो है। प्रोडक्शन क्या है? इस वुड को लेके ट्रांसफॉर्म कर दो, वुड का फॉर्म को चेंज करके टेबल के फॉर्म पे ले आओ। तो कल तक वुड का यूटिलिटी नहीं था, टेबल का यूटिलिटी है, तो वांट भी है, बेच डालो, बेच डाला, वुड को कन्वर्ट के टेबल बना डाला। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्त? ये वुड इंसान ने नहीं बनाया, पेड़ इंसान ने नहीं बनाया, पेड़ भगवान ने बनाया। अब कोई भी भगवान का नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू नारायण बोल लो, मुस्लिम अल्लाह बोल लो, कोई कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बट इंसान ने नहीं बनाया। ठीक है।